किया गया था उस पर प्रैक्टिकली अब सरकार ने काम शुरू कर दिया गया है। क्या कुछ डिटेल्स हैं? और वैक्सीन जिसका अब यानी अगर सरकारी अस्पतालों के अंदर सरकार ने पहले कहा था कि इसे फ्री में दिया जाएगा, मुफ्त में इंजेक्शंस लगाए जाएंगे, लेकिन निजी अस्पतालों के अंदर इसकी कीमत तय कर दी गई है। वो आप तक बताएंगे। सरकारी सतह पर इसका ऐलान कर दिया गया है और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, कैसे आप इस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सियासत काफी ज्यादा गरमाई है। कांग्रेस के हवाले से बात करेंगे, चूंकि कांग्रेस के 23 मेंबरान जो सीनियर रहनुमा है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। आज दौरे का तीसरा दिन है। क्या कुछ खास रहने वाला दिन भर जम्मू आपको लिए चलेंगे। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया की तरफ से पॉलिसीज फ्रेम की जाती हैं और इसी तरह की एक और पॉलिसी जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं महकमा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर, हाउसिंग पॉलिसी को लेकर कि जुलाई 2015 से लेकर अब तक कितना काम इस पर हुआ था, जब सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सख्ती के साथ गाइडलाइंस पर अमल दरामद करने पर जोर दिया था। उसके बाद आपको खिता चनाब भी लिए चलेंगे। आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक और अच्छी शुरुआत मेडिकल के तलबा के लिए, चूंकि एक और बैच एमबीबीएस का जिसका आगाज यूनियन टेरिटरी के अंदर हो गया है, जिसको बाज़ाब्ता हरी झंडी दिखा दी गई है। सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और इसके साथ आपको जम्मू कश्मीर के मौसम का, नेशनल हाईवे का हाल अहवाल भी बताएंगे और क्या कुछ अगले 24 घंटों में मौसम रहने वाला है, किस तरीके से वो आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही आज के प्रोग्राम में हमारी नजर उस खबर पर भी रहेगी जो इस वक्त काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हम सब के लिए। कोविड-19 के साथ बढ़ते केसेस के बीच बर्ड फ्लू से बचना कितना जरूरी है। डॉक्टर्स की बात भी कोविड-19 पर भी आपको सुनाएंगे, बर्ड फ्लू पर भी बताएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक आपने देखा होगा कि तकरीबन 10 से 11 रियासतें ऐसी थी पूरे मुल्क के अंदर जहां पर बर्ड फ्लू के केसेस की तस्दीक हुई थी। पोल्ट्री जरूर पाक था, इससे मुर्ग अभी तक कहीं मुतासिर नहीं हुए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर पहला केस भी सामने आया और उसके बाद इंतजामिया क्या कर रही है और कैसे इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर डल झील को साफ करने की कोशिशें, वादे और दावे सरकारी सतह पर हर बार और करोड़ों रुपए इसके लिए शान रफ्ता बहाल करने के लिए भी लगातार सर्व किए जाते रहे। एक तफसीली रिपोर्ट बताएंगे प्रोग्राम के आखिर में कि आखिर चल क्या रहा है, जमीनी सूरत हाल क्या है और सरकारी सतह पर क्या कहा जा रहा है। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज आज जम्मू कश्मीर की खबर से करेंगे, चूंकि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां पर 17 फरवरी इसी साल आपको याद होगा कि श्रीनगर के अंदर एक हमला हुआ था जिसमें एक श्रीनगर के होटल मालिक के एक बेटे को जख्मी किया गया था मिलिटेंट हमले के दौरान। और उसके बाद श्रीनगर से इस वक्त खबर आ रही है कि जख्मी नौजवान ने अस्पताल में आज सुबह 3 बजे के करीब दम तोड़ दिया है। खबर श्रीनगर से आ रही है कि श्रीनगर के सुनवार इलाके में जहां चंद रोज कबल ही मिलिटेंटों ने एक ढाबे पर हमला किया और ढाबे में उस मालिक के फर्जन को गोली लगी थी, जिसके बाद वो जख्मी हुआ था और जख्मी हालत में वो उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उसके बाद ही वो जेर इलाज था और अभी जो खबर जो सुबह खबर आई है कि उनकी मौत हुई है। जख्मों की ताब न लाते हुए आकाश नामी नौजवान जो है वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे। आपको बताते चले कि इस हमले में मुलविस 3 मिलिटेंटों को भी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। चंद रोज कबल ही आईजीपी कश्मीर विजय कुमार की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया कि सोमवार कृष्णा डाबा हमले पर जो मुलविस मिलिटेंट थे जिन्होंने हमला किया था और जिसमें जो नौजवान जख्मी हुआ था, अब उसकी मौत हुई है, उसमें जो मुलविस 3 मिलिटेंट है उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार मिलिटेंटों से भी हथियार बरामद भी किया गया है। आपको बताते चले कि श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है कि 17 फरवरी को सनवार इलाके में जो कृष्णा डाबा, वहां पर मिलिटेंटों ने हमला किया था, गोलियां चलाई, शाम देर गए गोलियां चलाए थे और उसमें जो मालिक का बेटा है आकाश वो जख्मी हुआ था और जख्मी हालत में वो चंद रोज कबल अस्पताल में जेर इलाज था और आज सुबह उनकी मौत हुई है। चलिए, हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल हमारे साथ इस वक्त हैं। तजम्मुल, क्या कुछ मजीद तफसीलात मिल पा रही हैं? आकाश मेहरा की मौत हो गई है, हमारे पास जो इब्तदाई रिपोर्ट्स पहुंची है। आसिफ, आपको याद होगा कि 17 फरवरी को जब फॉरेन एनवॉयज का टूर जम्मू कश्मीर का था तो उसी वक्त शाम को कृष्णा डाबा, जो कि ब्रेकफास्ट टेबल या फैमिली के तौर पर इस फैमिली को काफी टाइम से जाना जाता है, जम्मू के जानीपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाली इस फैमिली ने जम्मू कश्मीर के डलगेट में आरसी रिहाइश इख्तियार की थी और अपने रोजमर्रा के काम में होते थे। लेकिन 17 फरवरी को शाम को अचानक गोलियां चलने के नतीजे में आकाश मेहरा जो था वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ था। उन्हें खून में लथपथ जख्मी हालत में
श्रीनगर के सदर अस्पताल मुंतकिल किया गया था और आज सुबह मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट ने कंफर्म किया कि मज़कूरा शख्स जख्मों की दाव लड़ाकर चल बसा। जिसके बाद आपको याद होगा कि न सिर्फ जानीपुरा जम्मू बल्कि श्रीनगर में भी रंजो गम की लहर दौड़ गई है कि किस तरह से ब्रेकफास्ट फैमिली से ताल्लुक रखने वाला शख्स गोलियों का निशाना बना। इससे कबल जम्मू कश्मीर पुलिस के IGP विजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया और कहा था कि उन्होंने मज़कूरा केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया जा चुका है। लेकिन साल 2020-2021 में कुछ इस तरह के मामला भी चले जिसमें एक नॉन लोकल ज्वेलरी शॉप का मालिक जो है उसे भी अपनी नींद सुला दिया गया और जम्मू कश्मीर 35 से 370 हटने के बाद ये दूसरे नॉन कश्मीरी शख्स की मौत वाक़या हुई। इससे कबल हालांकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे अफराद की इस तरह की मौत वाक़या हुई, लेकिन नॉन कश्मीर यानी जो जम्मू बेस्ड लोग कश्मीर में अपना कामकाज कर रहे हो इस मामले में अपनी जान गंवा बैठे हैं। एक चीज और भी बताइएगा, अब तक जो कार्रवाई हुई है क्या ये माना जाए पुलिस की तरफ से जो गुज़श्ता दिनों दावा भी किया गया था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि 3 लोगों की आइडेंटिफिकेशन भी हुई थी, किन मकामात पर रहकर हमला किया गया था, कहां साजिश रची गई, तो क्या पुलिस की तरफ से जो मामले का नोटिस लिया गया था या कार्रवाई की गई है मुकम्मल तौर पर अब तक तहकीकात जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और सभी लोग ये माना जाए कि पुलिस की कार्रवाई सभी लोगों के खिलाफ हो रही है जो इस हमले में मुलव्विस थे? आसिफ, आपको याद होगा 17 फरवरी को हमला होता है, 19 फरवरी को गिरफ्तारी का दावा भी किया जाता है। उस वक्त इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार के मुताबिक 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई जो कि नए रिक्रूट मिलिटेंट्स थे। उन्होंने यूज किया था वर्ड कि ये बाइक पे सवार होकर तीनों रिक्रूटेड मिलिटेंट जो थे उन्होंने हमला किया था। उसके बाद उस वक्त उन्होंने कहा था कि न सिर्फ बाइक को जब्त किया गया बल्कि ट्रायो से न सिर्फ पिस्टल जब्त किया गया बल्कि बहुत सारे कागजात भी उस वक्त जब्त किए गए थे। हालांकि IGP ने कहा कि तीनों अफराद इस हमले की जो उन्होंने हरकत की थी उसमें मुलविस होने का भी उन्होंने एतराफ भी किया है जो अपराध गिरफ्तार हुए हैं। यानी पुलिस की ने अपनी कार्रवाई समेट ली है और जो लोग इसमें गिरफ्तार थे उस वक्त IGP ने कहा था और कुछ लोग साउथ से, कुछ लोग दक्षिणी कश्मीर से और लोगों का गिरफ्तार होना एक बड़ी कामयाबी है। और उस केस में जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसको जब्त किया गया, जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था पिस्टल का उसको रिकवर किया गया था। यानी पुलिस ने अपनी कार्रवाई बहुत कम वक्त में मुकम्मल की, लेकिन 17 फरवरी से लेकर अब तकरीबन महीने के आखिरी दिन में आज सुबह ये खबर आना कि अब आकाश मेहरा हमारे बीच नहीं रहे, ये एक बहुत बड़ा अलाम है। क्योंकि आसिफ, आपको याद होगा जिस जगह ये हमला हुआ था उसके बिल्कुल अकब में जो है UN ऑफिस है और उसके दाएं तरफ जो है चीफ जो हमारे गीता मित्तल चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर का ऑफिस है और उसके अलावा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ऑफिस है, UN का ऑफिस है, IGP कश्मीर का ऑफिस है। यानी ये जो एरिया है ये इंतहाई सेंसिटिव जगह होने के बावजूद भी इस हमले के बाद एक शख्स की मौत होना, पुलिस ने कार्रवाई तो मुकम्मल की लेकिन इसके बाद इस एरिया में हमला किया जाना एक बहुत बड़ा मामला हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल तमाम जानकारी के लिए। इस बीच आपको बताते चलें श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर जहां पर आकाश मेहरा ने आखिरी सांस ली, अस्पताल में जेर इलाज थे, चूंकि उनकी सर्जरी भी हुई थी, उन्हें 3 गोलियां लगी थी। IGP कश्मीर की तरफ से भी इस चीज की वजाहत की गई थी, इस बात की वजाहत की गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृष्णा ढाबा पर, जहां पर गुज़श्ता कई बरसों से उनके वालिद और आकाश मेहरा काम कर रहे थे। लेकिन 17 फरवरी को यह वाक़ा पेश आया था जहां पर उन्हें निशाना बनाया गया और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई का भी न सिर्फ यकीन दिलाया बल्कि ये भी दावा किया कि मोटरसाइकिल समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई जिनका सबसे पहले शनाख्त हुई, किन लोगों ने इसको हमले को अंजाम दिया। आकाश मेहरा जो कि जख्मी हालत में अस्पताल में थे और इलाज चल रहा था, आज तकरीबन 10 से 11 दिनों का ये जो वक्त गुजरा है, आज 11 दिनों के बाद उनकी मौत हुई है और उनके रिश्तेदारों की तरफ से भी गुलिस्तान न्यूज़ के साथ फ़ोन पर बात की गई है, जिन्होंने हमें ये जानकारी अब दी है कि त्रिमूर्ति मंदिर के करीब जानीपुर इलाके में जम्मू में जहां पर उनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी जाएंगी। और चूंकि जानीपुर के रहने वाले थे, कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा गया था कि वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे और इन खबरों की जरूर तरदीद की गई है उनके रिश्तेदारों की तरफ से, जिन्होंने साफ किया है कि त्रिमूर्ति मंदिर के करीब जहां पर जम्मू जानीपुर के ही ये रहने वाले थे और जानीपुर के अंदर ही इनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी जाएंगी और श्रीनगर से जम्मू के लिए इनकी डेड बॉडी को लेकर रवाना हो चुके हैं इनके घर वाले और बाकी कुछ रिश्तेदार, जो थोड़ी देर पहले हमारे न्यूज रूम को कॉल भी मौसूल हुई है
गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए आकाश मेहरा के रिश्तेदारों ने भी उनकी मौत की तस्दीक की है और साथ ही ये भी कि जम्मू के अंदर उनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी जाएंगी, जहां पर उनका आबाई घर भी था और गुज़श्ता कई बरसों से मुकीम थे। ये तो खबर जम्मू कश्मीर की, जहां पर आकाश मेहरा जिन्हें निशाना बनाया गया था और अब उनकी मौत हो चुकी है, इसकी तस्दीक भी हो गई है। अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि जम्मू वो पहुंचेंगे, आखिर रस्मात अंजाम दी जाएंगी, जहां पर चूंकि अभी श्रीनगर से निकले हैं थोड़ी देर पहले, जो हमें फोन कॉल पर जानकारी दी गई है उनके घर वालों की तरफ से। अब जरा उस खबर की भी बात करते हैं जो कि पूरे मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा सुर्खियों में भी एक तरह से है, चूंकि कल कोविड वैक्सीनेशन के प्रोग्राम का हिस्सा, एक और हिस्सा जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है और मुल्क में जो कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम, कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम जो पहला दौर जिसका खत्म हो चुका है, दूसरे मरहले का आगाज कल से होने जा रहा है। जी आपको बताते चले कि मुल्क के अंदर कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो लगातार जारी और कर एक और मरहला जो है वो शुरू हो रहा है और कल से दूसरे मरहले का आगाज भी हो रहा है। कोविड वैक्सीन की कीमत सरकार की जानिब से मुकर्रर की गई है, 250 रुपये इसकी कीमत मुकर्रर की गई है। तो हम आपको बताते चले कि सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन जो है वो मुफ्त मिलेगी। मरकजी सरकार की जानिब से चंद रोज कबल ही इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि 1 मार्च से जो वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला जो है वो शुरू होगा और उसमें 60 साल की उम्र तक जो है उन्हें ये वैक्सीनेशन फराहम की जाए, टीके लगाए जाएंगे और साथ ही साथ जो 40-45 उम्र से 59 साल की उम्र तक जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होंगे उन्हें भी ये जो वैक्सीनेशन फ्री में ये टीका जो मिलेगा। उसके साथ साथ ही अब सरकार की जानिब से इसकी कीमत जो है वो तय की गई है, मुकर्रर की गई है। जो निजी अस्पताल है वहां पर 250 रुपये में आपको ये टीके लगवाने होंगे, 250 रुपये की कीमत जो इसकी मुकर्रर की गई है, लेकिन सरकारी अस्पतालों के अंदर ये आपको मुफ्त मिलेगी। सरकार की जानिब से ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है कि इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं देना होगा। ये आपकी मर्जी है कि आप सरकारी अस्पताल में टीके लगाए या निजी अस्पतालों में आप टीके लगाए, ये लोगों पर डिपेंड है, आप पर डिपेंड है कि आप कहाँ पर टीके लगवाना चाहते हैं। ताहम इसकी जो रेट है वो 250 मुकर्रर की गई है। वैक्सीन की कीमत 100 रुपये और जो 150 रुपये और जो 100 रुपये है वो सर्विस चार्ज है, यानी कि 250 रुपये इसकी कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है। दो बड़ी चीजें इसमें क्लियर करते चले, एक कि ये कि 250 रुपए आपको वैक्सीन लगाने के देने हैं, 150 रुपए सरकार की तरफ से, इसमें 100 रुपए जो है सर्विस चार्ज भी रखा गया है, तो कुल मिलाकर आपको 250 रुपए ये इतनी कीमत, यानी कोविड वैक्सीनेशन का इस प्रोग्राम का हिस्सा अगर आप बनते हैं। सरकारी अस्पतालों में 10,000 से ज्यादा ऐसे सेंटर्स कुछ सरकार की तरफ से जिनकी पहले ही निशानदेही की गई है, कुछ ऐसे मकामात जहां पर सेंटर्स कायम कर लिए गए हैं। तकरीबन 20,000 के आसपास ये सेंटर्स बनते हैं जहां पर मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में वैक्सीन होगा, लेकिन दूसरी तरफ निजी अस्पतालों का अगर आप रुक करके वहां पर कोविड इंजेक्शन लगवाते हैं, इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं, तो 250 रुपए आपको देने होंगे सरकार की तरफ से। इब्तदाई लम्हात में जो क्लियर कर दिया गया है कि वैक्सीन के 250 रुपए और अगले अहकाम जब तक सादिर नहीं किए जाएंगे तब तक 250 रुपए से ऊपर कोई भी इसकी कीमत नहीं बढ़ा सकेगा। एक तो यह साफ कर दिया गया है। दूसरा, अस्पतालों के अंदर जो निजी अस्पताल है जहां पर आप 250 रुपए देकर यहां पर वैक्सीन लगवाएंगे, यहां पर चूंकि शुरुआत कल से होने जा रही है दूसरे मरहले की, तो तमाम अस्पताल चाहे वो निजी हो या बाकी अस्पताल हो, वहां पर आपको इंदराज कैसे करवाना है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। आज 28 फरवरी से आज आखिरी दिन है और आज से ही बाज़ाब्ता इसका आगाज हो जाएगा और आप किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं वैक्सीन के लिए, वो आपके सामने एक चीज क्लियर करें। दूसरा ये कि किन किन अस्पतालों के अंदर सरकार की तरफ से जो साफ किया गया है कि वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सकता है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को पहले ही एक बड़ी तब्दीली जो की जा रही है उसके मुतालिक जानकारी दे दी गई है। और तब्दीली क्या है, कोविन नामी ऐप जो थी 1.0, इससे पहले इस नाम से जाना जाता था कोविन ऐप 1.0, लेकिन इसको अपग्रेड करके सरकार ने कोविन ऐप 2.0 बना दिया है, जिसकी सरकार के मुताबिक जानकारी सभी यूनियन टेरिटरीज और रियासतों की जो इंतजामिया है या फिर हेल्थ अथॉरिटीज हैं उनको जारी जानकारी दे दी गई है। सरकार ने साफ किया है कि इस तब्दीली के बारे में उन्हें मतला किया जा चुका है। वैक्सीनेशन के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं जो कोविड का टीका लगवाना चाहते हैं वो कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकते हैं, किसी के जरिए भी करवा सकते हैं और ऐप को फोन पर डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन की जा सकती है या फिर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के जरिए भी रजिस्ट्रेशन का अमल पूरा किया जा सकेगा। यह सरकार की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। पोर्टल पर इसके आसपास सभी जो कोविड सेंटर्स हैं उनकी जानकारी मिल सकेगी, किन मकामात का
इंतखाब करके कहां पर आप वैक्सीन लगवाना चाहें या आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। सरकार ने एक छूट रखी है। दूसरी बात यह कि वो जो सेंटर्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा, कल सेकंड फेज स्टार्ट होगा। 45 से 59 वर्ष के लोगों को कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर उनमें किसी में कोई बीमारी है, कोई दीगर किसी मर्ज में मुब्तला है, तो उनको भी इस वैक्सीनेशन का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन 60 साल के ऊपर यह भी प्रायोरिटी सरकार की है, वो लोग भी तज्जियात में शामिल हैं। एक बड़ी बात कि आपके आसपास कौन से सेंटर्स हैं, कैसे पता लगेगा? पोर्टल के जरिए आप पता लगा सकते हैं, कोविन ऐप जिसका हमने पहले ही जिक्र किया। दूसरा, ये वैक्सीनेशन का वक्त और तारीख आपको पता चल जाएगा, ये भी इसी एप्लीकेशन के जरिए पता चलेगा। और अपनी सहूलत के मुताबिक किसी एक सेंटर का इंतखाब करके वैक्सीनेशन के लिए वक्त आप ले सकते हैं। आप कल लगवाएंगे, परसों लगवाएंगे, 5 दिन बाद लगवाएंगे, ये आप पर डिपेंड करेगा। सरकार ने यहां पर खुली छूट रखी है और सेंटर का इंतखाब आपको करना है। अपने मोबाइल पर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पोर्टल पर जानकारी देना जरूरी होगा। इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते ही ये आपका अकाउंट बन जाएगा और कोविन प्लेटफॉर्म पर आप उसी तरीके से जीपीएस सिस्टम के तहत आपके लिए भी सहूलत होगी। आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए जिसका आगाज कल से होने जा रहा है। यानी इससे पीछे जो हुआ उस पर नहीं, आगे होने वाली जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, मुहिम है, उसका आप हिस्सा बन जाएंगे। एक चीज और भी, सरकार ने अब कहां पर ये वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को शुरू करने की, कल यानी 250 रुपए का जहां पर निजी अस्पतालों में आपको टीका मिलेगा, तो कहां पर आप ये टीका लगवा सकते हैं। एक तो ये सरकार की तरफ से तमाम यूनियन टेरिटरीज को, तमाम रियासतों को कह दिया गया है, वो तमाम तिब्बी मराकज जहां पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जिनको हम कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जिनको हम कहते हैं, जहां पर तमाम तरह की सहूलियात होंगी, मरीजों को कोई परेशानी ना हो। ऑब्जर्वेशन रूम से लेकर वेटिंग रूम तक वहां पर सहूलियात मैसर रखी गई होंगी। वहां पर इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। बड़ी बात इसमें एक चीज और भी सरकार की तरफ से की गई है, 45 से 59 साल के लोग जो किसी मर्ज में मुब्तला है वो भी कवर किए जाएंगे इसी में। और दूसरी बात की, चाहे वो सब हेल्थ सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी पीएचसीज हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर्स के अलावा वेलनेस सेंटर्स हैं, सब डिवीजन हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं, इन सभी मकामात पर जहां जहां बेहतर सहूलियात हैं, सरकार ने उन मकामात का इंतखाब करके कोविड वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को दूसरे मरहले को कल से शुरू करने की बात कही है। और आपको 250 रुपए पे करने होंगे, आप टीका लगवाएंगे। लेकिन निजी अस्पतालों के अंदर, सरकारी अस्पतालों में 10,000 से ज्यादा ऐसे सेंटर्स बना दिए गए हैं जहां पर आपको मुफ्त वैक्सीन मिलेगा। चलिए, बात वैक्सीनेशन की हो रही है तो यहां पर एक और चीज आपको बताते चले। अब जरा जम्मू कश्मीर का भी आपके सामने डेटा रखते चले, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी सूरत हाल कुछ सही नहीं। पिछले अगर 5-6 दिनों के अंदर आप देखें तो जहां पर पूरे मुल्क के अंदर पर डे एक दिन के हिसाब से 16,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वहीं मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जहां पर 21% बढ़ी है, तो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर भी 40% तक का केसेस में इस हफ्ते के दौरान इजाफा देखा गया है। जी, अगर हम बात करेंगे कोरोना वायरस की, तो मुल्क में दोबारा कोरोना वायरस की दूसरी लहर में 21% जो है वो इजाफा देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में हर हफ्ते कोविड केसेस में 40% इजाफा देखने को मिल रहा है। और पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में 97 मज़बूत मामले दर्ज किए गए हैं। आला सतही मीटिंग में जो कोरोना वायरस की वबा पर नजर रखने की भी हिदायत दी गई है। आपको बताते चले कि कल जो है इस पे मीटिंग भी हुई है और सभी सेक्रेटरीज को भी हिदायत दी गई है कि कोरोना वायरस पर नजर रखी जाए है। मरकजी काबिनेट सेक्रेटरी सेहत राजीव गौबा की सदारत में कल एक आला सतही मीटिंग जो हुई है, वर्चुअल मीटिंग के तौर पर सभी अफसरान को हिदायत दी गई है कि इस पर नजर रखी जाए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसमें 40% का इजाफा देखने को मिल रहा है, जो पिछले कई दिनों से लगातार जो है सुर्खियों में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो, क्योंकि वहां पर जो है मुसाफिर बैरून रियासत से या बैरून ममालिक से इस वक्त जम्मू कश्मीर या वादी कश्मीर का रुख करते हैं, उसमें इजाफा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया की जानिब से श्रीनगर हवाई अड्डे पर भी एहतियाती तौर पर कुछ इकदाम भी उठाए गए हैं और बिना रिपोर्ट के, बिना टेस्ट के किसी को भी बाहर एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से हुक्मनामा भी जारी किया गया है। मुल्क की बात करेंगे, मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी इसमें मज़बूत जो है केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है और उस पर सबको नजर रखने की हिदायत दी गई है। और तशवीश की बात यह है कि पूरे मुल्क के अंदर जहां पर केसेस में 21% तक का इजाफा हुआ है,
यूनियन टेरिटरी के अंदर 40% का इजाफा। जो पिछले 2 हफ्तों के अंदर देखेंगे तो केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। 50 से नीचे भी तादाद गई थी, अब एक बार फिर 24 घंटों के दौरान जहां पर 97 नए केसेस आए हैं और कुल मिलाकर इस वक्त तादाद पहुंच चुकी है 1,26,000 तक जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 की केसेस की। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर कल मुख्तलिफ रियासतों के यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरीज जिनकी कल मरकजी सरकार के साथ मीटिंग भी हुई है, और इस सिलसिले में जहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई तो मजीद बेहतर इकदामात, टेस्टिंग फैसिलिटीज, लैब्स की इंप्रूवमेंट, वहां पर बेहतर सहूलियात पर सरकार की तरफ से जोर दिया गया है। और वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को, जो इससे पहले आपके सामने हम बता चुके हैं, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को हर जिले के अंदर पहुंचाया जाए, सरकार पर इस बात पर जोर दिया गया है ताकि कम से कम हर जिले के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर केसेस को कम किया जाए और इस शरह, ये जो इस वक्त केसेस की शरह 40% तक सालाना बढ़ी है, इसमें कम से कम केसेस कम हो सके। मुल्क के साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस सिलसिले में इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना केसेस में मजीद इजाफा 40%, जहाँ मुल्क के अंदर 21% इजाफा देखने को मिल रहा है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर 40% इजाफा देखने को मिल रहा है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत जारी किए गए हैं कि जो भी बैरून रियासत या बैरून ममालिक से आएंगे वादी कश्मीर का रुख करेंगे श्रीनगर हवाई अड्डे पर। इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से एहतियाती इकदाम उठाए गए हैं और बिना टेस्ट के किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जिनकी रिपोर्ट मस्बत आएगी उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा और साथ साथ जिन्हें जो मनफी रिपोर्ट आएंगे उन्हें आगे जाने की इजाज़त होगी। और साथ ही साथ ये भी जो इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि अगर 48 घंटे पहले किसी ने टेस्ट किया होगा तो उसे अगर मनफी वो होगा तो उससे भी आगे जाने की, लेकिन टेस्ट करना लाजमी करार दिया गया है श्रीनगर हवाई अड्डे पर। एक चीज और भी बताते चले, जब सिर्फ यूनियन टेरिटरी के 40% तक केसेस सामने आए हैं, तशवीश की बात इसमें यह है कि कोविड-19 के जो गाइडलाइंस थी, जो प्रोटोकॉल था, उसके भी बहुत सारे ऐसे मकामात पर जहां पर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं और ये 40% का इजाफा यूं समझ लीजिए कि दूसरी लहर लगभग जम्मू कश्मीर को अब टच कर रही है। पंजाब तक हम इसके असरात अभी तक होते नजर आ रहे थे, वो देख भी रहे थे, लेकिन जहां पर 97 मुस्बत मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए, उसका मतलब ये भी समझिएगा कि ये दुगने केसेस हुए हैं। 40 से 45 और करीबन 50 केसेस हर रोज हमारे सामने आते थे, तो ये माना जा रहा था हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से शायद वो केसेस जो रोजाना 1000, 1500, 1300 तक जाते थे वो अब 45 या 40 पर आकर सिमट गए हैं। मगर 24 घंटों के दौरान जब आदादोशुमार सामने आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो वो दोबारा दुगनी तादाद यहां पर हमारे सामने आ रही है। एक चीज और भी, 24 घंटों के दौरान जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं 40% के इजाफे के साथ पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ 6 रियासतों का कोविड-19 के केसेस लाने में इस वक्त जो रोल है वो 85.7% तक पहुंच गया है। यानी सिर्फ 6 रियासतों के अंदर केसेस ऐसे हैं, इनमें जम्मू कश्मीर नहीं है, मगर कुछ दिन की दूरी के बाद आप देखेंगे जम्मू कश्मीर को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर सोहेल नाइक साहब हैं, डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर हैं। चूंकि जम्मू कश्मीर की जब बात हो रही है 40% का इजाफा रोजाना, ये काफी इस वक्त तशवीश की बात भी है और कैसे कंट्रोल करना क्या इस वक्त मुमकिन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहेल साहब ज्वाइन करने के लिए। मौजूदा वक्त में हम देख रहे थे कि 1300 से लगभग हम 30-40 तक केसेस में वापस आ गए थे, लेकिन दोबारा 50-100 और सिर्फ श्रीनगर के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर 150 के करीब केसेस सामने आए हैं। आपकी नजर में सूरत हाल किस तरफ इस वक्त जा रही है, जहां पर हम उम्मीद कर रहे थे कि विंटर खत्म होने के साथ साथ केसेस शायद डाउन होते जाएंगे? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कोविड की एक्टिविटी है ऑल ओवर इंडिया में पर्टिकुलरली जो 5 स्टेट्स है उनमें इसका जो इंसिडेंस है वो बढ़ चुका है जी। लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या वजूहात है? इसके 2-4 वजूहात हो सकते हैं। क्या ये फेवरेबल वेदर कंडीशन हो रहे हैं ट्रांसमिशन के लिए जी, या जो लोगों की एक्टिविटी है वो ज्यादा बढ़ने लगी है, ट्रेन फंक्शन कर रही है, बाहर के स्कूल ओपन हो रहे हैं, या जो ओवरऑल एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोगों का बिहेवियर है कि वो जो प्रोटोकॉल है उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में। कश्मीर की बात है जो पूरे हिंदुस्तान में अगर आप जाओगे कहीं पे भी ज्यादा लोग जो है इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं।
और दूसरी बात ये है कि जो सेकेंडरी वेव या सेकंड वेव वायरल पैंडेमिक की होती है वो इन पैंडेमिक में एक खासियत ये होती है कि एक वेव कम होने के बाद दूसरा वेव आ जाता है। लेकिन सबसे जो चिंताजनक बात है वो ये है कि क्या कहीं कोई नया स्ट्रेन तो नहीं आया है हिंदुस्तान में, क्योंकि आपने देखा कि दुनिया की जो कंट्रीज है, बहुत कंट्रीज में वायरस का नए म्यूटेंट तो नए स्ट्रेन भी अब आ चुके हैं। लेकिन इस वक्त हम वो नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स है जो इस वेव कोविड वेव को बढ़ाने के लिए मतलब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लोगों की एक्टिविटी बढ़ रही है, ओवर क्राउडिंग हो रही है, ट्रेन फंक्शन कर रही है, स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो ये सब चीजें मिला के इस वेव को बढ़ा सकते हैं। लेकिन लोगों को ये समझना है कि अगर हम हमारे पास जो वेपन है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन, अगर उसको वो बरकरार रखते हैं और उसके बाद जो हमारे पास कोविड का वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, अब इस मार्च के महीने से जो एल्डरली सिटीजन जिनकी 60 साल से ज्यादा है वो लोग, या वो लोग जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है या उनमें कोई कोमार्बिडिटी है, अब उनको वैक्सीनेशन हो रही है। तो अगर वो 3 चीजें और वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे इंडिया में चलता है सक्सेसफुली, तो मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में हमें इस कोविड से निजात मिल सकता है। डॉक्टर साहब क्या माना जाए कि लोगों की तरफ से जो लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि प्रोटोकॉल जो गाइडलाइन कोविड-19 की है उसकी वजह से ये दोबारा इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है? जी देखिए, बिल्कुल, मैं खुद रिसेंटली गया था बाहर, 1-2 स्टेट में घूम के आया। मैंने हर जगह यही देखा कि लोग जो है प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो मतलब कोई स्टेशन हो। मैंने देखा कि सोशल गैदरिंग हो रही है विदाउट प्रोटोकॉल। तो अगर ऐसा ही बिहेवियर ऑल ओवर कंट्री में रहा तो मैं आपको ये कहूँगा कि फिर ये कोविड का वेव जो है ये शार्प राइज होगा और ये फिर ट्रबल कर सकता है हमारे बच्चों के लिए, और वो स्कूल तो फिर से नहीं जा सकते हैं। तो लोग अगर रेस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे तो फिर हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी, इकॉनमी, सोशल सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर जो है वो चल सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि 4-5 स्टेट्स में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बार फिर ओवरबर्डन हो रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और अब पंजाब में भी रिपोर्ट है कि उनका हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो ओवरबर्डन हो रहा है। तो यही अगर यहाँ पे भी लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, थोड़ा बहुत मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, एहतियात बरतेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि ये जो कोविड है इसका सिलसिला भी थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा और हमारा जिंदगी का जो पहिया है वो भी चलता रहेगा। सोहेल साहब, एक आखिरी चीज बताइएगा, आप चूंकि मौसम पूरी तरीके से तब्दील हो रहा है, हमने लगभग समर्स में कदम रख ही दिया है, बाहर का मौसम है, और ऐसे में क्या डाइट प्लान चेंज करने की कोई ज़रूरत है? किस तरीके से वाकई में सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने से काम होगा या फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनको डाइट प्लान चेंज करके भी दूर किया जा सकता है? देखिए, जहाँ कश्मीर में लोगों के जो रिस्क फैक्टर्स है हेल्थ रिलेटेड, उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5 F जो लोगों में है वो उनको चेंज करने पड़ेंगे। सबसे पहला F जो यहाँ है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, उसको चेंज करे। दूसरा, यहाँ पे काफी लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, उसको चेंज करे। और तीसरा, यहाँ पे लोग जो साल्ट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको कम करना है। चौथा F है जो लोग शुगर ज्यादा खाते हैं, शुगर कम करना है। और 5वां चीज है स्ट्रेस। तो लोगों को चाहिए एक्सरसाइज, योगा में हिस्सा ले ताकि स्ट्रेस भी कम हो जाए। यदि सारी चीजें मिला के लोग करेंगे, ये 5 F पे काम करेंगे, तो ओवरऑल उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, कार्डियक रिस्क भी कम होगा, डायबिटीज भी कम होगा और कोविड या अदर वायरल इन्फेक्शन वो सारे कम हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहेल नाइक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि कोविड-19 के बढ़ते केसेस के रुझान को कैसे कम किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में भी लगभग दूसरी लहर दस्तक आहिस्ता आहिस्ता दे रही है, क्योंकि केसेस जब दुगने हो रहे हैं तो ये सब बताने के लिए काफ़ी है कि वो दिन दूर नहीं जब बाकी तकरीबन उन्हीं 6 रियासतों की तरफ हम भी जा रहे हैं, उसी सिचुएशन की तरफ जहां पर 90% तक के केसेस मुल्क के अंदर सिर्फ 5 से 6 रियासतों से सामने आ रहे हैं। बहरहाल यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सरगर्मियां क्या कुछ है और साथ ही हाउसिंग पॉलिसी पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त के हालात क्या है, इस पर फौज का एक और बड़ा बयान सामने आया है नॉर्थन कमांड का, वो आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही हमारी नजर रहेगी जम्मू कश्मीर के मौसमी हालात पर भी।